हेलो फ्रेंड्स, 17 जनवरी 2026 का द हिंदू का करंट अफेयर्स का ये शॉर्ट नोट्स है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा नहीं डाल पाई थी किसी कारण से, तो वही है, कंटिन्यू है। तो और उसके बाद का भी जितना भी दिन का करंट अफेयर्स बचा है उस सबको मैं कवर कर दूंगी। तो पहला है स्प्री योजना। स्प्री योजना का संबंध किससे है? पीटी में यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहले तो मैं ये समझा दूं कि स्प्री योजना क्या होता है। स्प्री योजना जो है वो ईपीएफओ से संबंधित है, मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड से संबंधित है। ईपीएफओ योजना जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड से संबंधित है। मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है और कंपनी में बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, तो उनका जो है हेल्थ इंश्योरेंस होता है, पेंशन स्कीम होता है। तो ये सब को जो है वो एक दायरे में लाने के लिए ये कोई भी कंपनी है, तो ये क्या हो गया, ये कंपनी हो गया, एम्प्लॉयर हो गया, ठीक है, एम्प्लॉयर हो गया, और ये सब जो है ये एम्प्लॉय हो गया, मतलब कर्मचारी हो गए ये, ठीक है। तो इनका जो है, इनको क्या होता है, इनका पेंशन का दायरे में लाने के लिए, इंश्योरेंस का दायरे में लाने के लिए जो है वो इसीलिए ईपीएफओ किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो ये किया जाता है, इसीलिए इसी को अच्छा से करने के लिए ही ये योजना जो है ये लाया गया था। तो पहले क्या होता था, कोई भी कंपनी है, मतलब एम्प्लॉयर है और कर्मचारी को रखता था, तो उसको कोई भी तरह का सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलता था, कोई भी तरह का स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलता था। जैसे कि मान लीजिए कि मतलब इसके अंदर कौन कौन आता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी तरह का नर्सिंग होम हो गया, स्कूल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, तो यहाँ पे तो एम्प्लॉय होते हैं, लेकिन इनका कोई तरह का सामाजिक सुरक्षा नहीं होता, इनको कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। तो प्राइवेट हेल्थ इंस्टीट्यूट होता है, तो यहाँ पर भी कोई तरह का हेल्थ बेनिफिट नहीं होता अगर इनको कुछ हो जाता है तो इसी सबको जो है मतलब बेनिफिट देने के लिए, किस तरह का बेनिफिट, सामाजिक सुरक्षा हो गया, ठीक है, और उसके बाद स्वास्थ्य का लाभ मिल सके, ठीक है, बीमारी हो तो बीमारी में चिकित्सा मिल सके, मैटरनिटी मातृत्व का लाभ मिल सके, कोई डिसेबल है, विकलांग है तो उसको भी लाभ मिल सके। तो यही सब के लिए जो है ईपीएफओ जो है वो किया जाता है, ठीक है। और इसको पहले नहीं किया जाता था, मतलब बहुत सारे जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय होते थे नहीं करते थे, लेकिन ये जब योजना लाया गया 2025 में, ये योजना लाया गया, 2025 में जब ये योजना लाया गया, तब इसके बाद बहुत सारे मतलब प्रतिष्ठान जो है वो इसमें पंजीकृत करने लगे, रजिस्ट्रेशन करने लगे, और कर्मचारियों को भी बेनिफिट देने के लिए इसमें लाने लगे। और एक कंडीशन इसमें यही है कि कहीं भी कोई भी, जैसे एक रेस्टोरेंट है, तो वहां पर एक रेस्टोरेंट है और वहां पर कोई 10 लोग काम कर रहे हैं, एक रेस्टोरेंट है और वहां पर 10 लोग काम कर रहे हैं उसके नीचे, तो उसके लिए ये अनिवार्य कर दिया गया कि वहां पर ईपीएफओ होना ही चाहिए, कर्मचारियों को जो है वो ईपीएफ का लाभ मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो ये इसका कंडीशन है, और ये इतना नहीं पूछा जाएगा, मैं ये जस्ट आपको समझाने के लिए समझा रही हूँ। और इसको कब शुरू किया गया था, तो इसको 1 जुलाई 2025 को शुरू किया गया था, और 31 जनवरी 2026 तक का इसका समय है। तो अभी जनवरी 2026 तक इसका लास्ट डेट है, तो ये पूछा जा सकता है कि इसका समय कब से कब अवधि था। अभी क्या किया गया, ईपीएफओ में मान लीजिए आपका 100 रुपया जमा है, तो आप उसमें से 75% पैसा जो है ईपीएफओ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें पहले अगर मान लीजिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया है कोई एम्प्लॉई, तो क्या कर सकता है, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया है तो वो उसको कोई बिना जुर्माना के, पेनल्टी के भी वो अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करवा सकता है, ठीक है। तो यही पूछा जा सकता है। पहला तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि कब शुरू हुआ था, 2025 में हुआ था, कौन कौन कवर होते हैं, या किससे ये योजना किससे रिलेटेड है, ये पूछा जा सकता है, कब शुरू हुआ था, क्या है। तो ये नियोक्ता, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई कर्मचारियों के को क्या करता है, ईएसआई मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के दायरे में लाता है, कर्मचारी राज्य बीमा के दायरे में लाता है। यही स्टेटमेंट रहेगा आपके आंसर में, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य लाभ मिल सके, जिससे कि एम्प्लॉय को क्या हो सके, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ मिल सके, और बिना जुर्माना और पेनल्टी के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिलीजियस साइट इन द सेंचुरीज। मतलब इसमें क्या है, इसमें बोला गया है कि जैसे मान लीजिए कि आपका पास कोई रिजर्व क्षेत्र है, ठीक है, और इस रिजर्व क्षेत्र को जो क्या है, मतलब संरक्षित क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, और इसको जो है आपको धार्मिक स्थल में चेंज करना है, ठीक है। तो आप इसको धार्मिक स्थल में चेंज होने का मतलब हो गया कि वहां पर पूजा पाठ या कोई भी तरह का एक्टिविटी हो जाना, तो वहां पर जीव जंतु भी रहते हैं, तो इसको धार्मिक स्थल में
तो कोई भी तरह का मान लीजिए कि जो आरक्षित वन है, ठीक है, और उसको अनारक्षित बनाना है, ठीक है, या फिर कोई धार्मिक स्थल बनाना है, तो उसका शक्ति किसके हाथ में होता है कि वो घोषित करे कि वो जो है आरक्षित क्षेत्र है या फिर धार्मिक स्थल है। इसको घोषित करने का शक्ति किसके पास होता है? तो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। पहले मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास पहले था, अभी नहीं है। पहले क्या था कि भारतीय वन अधिनियम 1972 में क्या था कि आरक्षित वन को अनारक्षित घोषित करना, मतलब आरक्षित कोई वन है, रिजर्व फॉरेस्ट है, रिजर्व एरिया है, उसको अनरिजर्व एरिया घोषित करना है, या फिर कोई रिलीजियस साइट बनाना है, कोई रिलीजियस साइट बनाना है, तो उसका शक्ति का मतलब उसको जो है अधिसूचना कौन जारी कर सकता था? तो स्टेट गवर्नमेंट कर सकता था। लेकिन अब नया जो एक एक्ट आया 1980 में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, उसमें वन संरक्षण अधिनियम, उसके तहत आरक्षित वन या को अनारक्षित वन घोषित करना या धार्मिक भूमि में घोषित करने का जिम्मेदारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले अनुमति लेना पड़ेगा, और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुमति लेना पड़ेगा, और फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी सलाह देगा कि इसको घोषित करना चाहिए या नहीं। पहले जाके स्टेट गवर्नमेंट इससे सलाह लेगा, फिर इस सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुमति लेगा, तभी जाके स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको अधिसूचना को जारी कर सकता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि निर्णय की प्रक्रिया मतलब कि किसी भी क्षेत्र को अनारक्षित क्षेत्र को आरक्षित क्षेत्र को मतलब रिजर्व एरिया को, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया को अनरिजर्व फॉरेस्ट एरिया में कौन मतलब कि करने का शक्ति किसके पास होता है, या निर्णय कौन लेता है? तो अगर ऑप्शन में रहेगा सिर्फ कि स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं लेता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट भी होना चाहिए, और साथ ही साथ पर्यावरण मंत्रालय के माध्यम से, मतलब पर्यावरण मंत्रालय का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, और वन्य जीव बोर्ड इसमें शामिल होता है। वन्य जीव बोर्ड ही अपना सलाह देता है कि वो लैंड कैसा है, वहां पर कितना जीव जंतु है, किस तरह है, तो उसको कैसे घोषित करना है। तो इसका सलाह बोर्ड का, वन्य जीव बोर्ड का सलाह जो है फॉरेस्ट जो कंजर्वेशन एक्ट के अंतर्गत एक बोर्ड होता है, वो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी होती है, वो एक सलाह देती है, तभी जाके उसको किया जा सकता है। उसके बाद ये क्यों ऐसा न्यूज में मतलब ये ऐसा मामला इस तरह भी न्यूज में क्यों है? क्योंकि गुजरात रिलीजियस साइट इन द सेंचुरी, मतलब कोई भी सेंचुरी को जो है हम लोग कैसे रिलीजियस साइट को में घोषित कर सकते हैं, या इसको घोषित करने का क्या प्रोसीजर है, या कौन किसके पास इसका शक्ति होता है, ठीक है। तो पहले जो क्या था कि पहले जो है भारतीय वन अधिनियम 1927 के अनुसार किसी भी आरक्षित वन को अनारक्षित या कोई भी धार्मिक भूमि जो रिलीजियस साइट है उसको घोषित करने का या उसके बारे में अधिसूचना, मान लीजिए ये कोई एक लैंड है, ठीक है, तो इसको जो है ये यहाँ पे रिजर्व एरिया है, ठीक है, जीव जंतु है या ट्राइबल है, बहुत सारे हैं, तो इसको जो है वो अनारक्षित शक्ति, मतलब यहाँ पर बाहर लोगों का भी इंटर हो सके, या फिर ये धार्मिक स्थल है, यहाँ पर कोई मंदिर है, तो धार्मिक स्थल इसको घोषित करना है, तो इसका शक्ति जो है उसको अधिसूचना कौन जारी कर सकता था? स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन 1980 में एक एक्ट आया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया कि आरक्षित वन को अनारक्षित में घोषित करने का जिम्मेदारी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुमति के बाद ही स्टेट गवर्नमेंट ले सकता है। और स्टेट गवर्नमेंट भी पहले किससे? FAC से, मतलब फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी से पहले सलाह करेगा, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी से पहले सलाह करेगा स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुमति लेगा, और अनुमति लेने के बाद स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसी भी क्षेत्र को रिजर्व एरिया, अनरिजर्व एरिया या फिर जो रिलीजियस साइट है, मतलब धार्मिक स्थल है, उसको घोषित कर सकता है। तो आपसे क्वेश्चन PT में यही पूछा जा सकता है कि किसी भी रिजर्व एरिया को अनरिजर्व एरिया या धार्मिक स्थल घोषित करने का जिम्मेदारी किसके पास होता है? तो 3-4 ऑप्शन रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट और पर्यावरण मंत्रालय, ठीक है। तो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के माध्यम से वन्य जीव बोर्ड शामिल होता है, मतलब कि फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी पहले सलाह मशवरा देगी, उसके बाद ही किसी भी क्षेत्र को स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मतलब अपना धार्मिक स्थल घोषित कर सकता है। तो शक्ति जो है ये आंसर में इस तरह रहेगा। अब ये क्यों न्यूज में आया है? ये न्यूज में आने का कारण है कि गुजरात में एक भूमि का डाइवर्जन का बात चल रहा है, मतलब एक कोई भूमि है मान लीजिए, तो उसको धार्मिक स्थल घोषित करना है। हाँ, तो जैसे कि एक जगह का नाम है बालाराम अंबाजी वन्यजीव अभ्यारण्य, तो इसको जो धार्मिक स्थल घोषित करने का बात पे ही ये जो है ये
मुद्दा लाया गया है। तो आपको एक मतलब ये क्वेश्चन रहेगा पीटी में कि निर्णय का प्रक्रिया में कौन शामिल होता है। ठीक है, किसी भी रिजर्व वन्य जीव अभ्यारण्य को घोषित करने तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि बालाराम अंबाजी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो गुजरात में है। ठीक है, इसके अलावा और भी एक्ट था, FRA फॉरेस्ट रिजर्व एक्ट 2006, ये ट्राइबल से रिलेटेड था। तो इतना नहीं जानना है, बस ये दो ठो था इंपॉर्टेंट जो मैंने बता दिया, तो यही है। उसके बाद है नेक्स्ट न्यूज है सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा, जिसको मैंने शॉर्ट में SG लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, एक मतलब ड्राफ्ट डिसीजन दिए। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा का है, वो ड्राफ्ट डिसीजन दिया। मतलब उसमें कुछ ऐसा बात बोला गया जिसमें कि मतलब हुआ क्या था केस, पहले समझिए कि जस्टिस वर्मा का जो केस आया था, अब यहाँ पे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट, मतलब जस्टिस वर्मा कौन थे, दिल्ली हाई कोर्ट का एक जज था। उनका घर में आग लगा, नोट बहुत सारा, तो आग लगा, तो आग जब बुझाने लोग गए तो वहाँ पर बहुत सारा नोट जला हुआ मिला। तो लगा कि वो उन्होंने घूस लिया था, क्योंकि इतना पैसा किसी भी जज के पास आना तो थोड़ा संदिग्ध मतलब लगता है। तो उसके बाद उनको क्या कर दिया गया, इलाहाबाद का मतलब वहाँ पर उनको ट्रांसफर कर दिया गया जज को। ठीक है, तो जज को ट्रांसफर कर दिया गया और एक रेजोल्यूशन, मतलब ट्रांसफर तो कर दिया गया, लेकिन उनके ऊपर जो ये लगा था, मतलब आरोप लगा था, तो उसको आरोप को लगाने और उसको प्रूफ करने के लिए एक रेजोल्यूशन किस तरह प्रोसेस लाया जाता है, पहले वो समझ लीजिए, फिर उससे रिलेटेड ये है तो मैं बताऊंगी। तो रेजोल्यूशन में मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कोई भी जज के खिलाफ एक ही रेजोल्यूशन का प्रोसेस होता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो। तो राज्यसभा में 50 MP और लोकसभा में 100 MP जो है मतलब अपना अप्रूवल देंगे। कोई एक रेजोल्यूशन अगर प्रस्ताव आ रहा है कि इस तरह से जज को हटाना है, तो राज्यसभा में 50 MP उसका साइन करना चाहिए और लोकसभा में 100 MP का समर्थन होना चाहिए। उसके बाद लोकसभा में क्या है कि स्पीकर उस रेजोल्यूशन को स्वीकार भी कर सकता है, नहीं भी स्वीकार कर सकता। उसी तरह से सेम प्रोसेस है राज्यसभा में भी, कि वो स्वीकार भी कर सकते हैं, नहीं भी स्वीकार कर सकते हैं, नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अगर स्वीकार कर लिए, अगर दोनों मतलब ये दोनों में से कोई स्वीकार कर लिए या दोनों स्वीकार कर लिए, तो क्या होता है, इंक्वायरी एक्ट होता है, जजेस इंक्वायरी एक्ट होता है 1968 का। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जज लोग को खिलाफ जो आरोप होता है उसका कौन सा एक्ट है, तो 1968 है, ये याद रखिएगा, जज इंक्वायरी एक्ट 1968। इसमें 3 मेंबर का पैनल होता है, जिसमें CGI होते हैं, फिर वही हाई कोर्ट का एक मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, फिर हाई कोर्ट का एक और जज होता है और एक और मतलब एमिनेंट जूरिस्ट होते हैं, कोई प्रख्यात जो कानून के जानकार होते हैं वो होते हैं। तो 3 मेंबर होता है। अगर उनके ऊपर प्रूफ हो जाता है कि उन्होंने घूस लिया है, तो उसके ऊपर फिर वोटिंग होता है। और वोटिंग में क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी से वोटिंग होगा, दोनों सदन में वोटिंग होता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में। स्पेशल मेजोरिटी से वोटिंग होगा, फिर 2/3 प्रेजेंट वोटिंग होता है। ठीक है, मतलब उपस्थित जितने भी होते हैं उसका दो तिहाई जो लोग हैं उनका वोटिंग होना चाहिए, लोकसभा में राज्यसभा में दोनों जगह। उसके बाद बेस क्या होता है, प्रूवन मिसबिहेवियर, और उनका ऊपर जो बेस कंडीशन क्या लगाया जाता है कि मतलब मिसबिहेवियर किए हैं, मतलब कोई कदाचार किए हैं या फिर असमर्थ है अपना रोल को प्ले करने में वो। ठीक है, अब ये दोनों जो वर्ड है, प्रूवन मिसबिहेवियर और प्रूवन इनकैपेसिटी, ये जो है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये 2 वर्ड दिया हुआ है क्या, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस था जज को हटाने का, आपने देखा। तो उसी में जो उन्होंने जो जस्टिस वर्मा थे जिनके खिलाफ ये आरोप लगाया गया था, उन्होंने चैलेंज किया था। ठीक है, कि जो मतलब लोकसभा तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन राज्यसभा उसको पूरा मतलब लोकसभा का जो नोटिस था उसको वो डिनाई कर दिए। ठीक है, मतलब नोटिस को अमान्य बता दिए। ठीक है, तो वही मतलब राज्यसभा का जो सेक्रेटरी जनरल थे वो बोले थे कि उनका ऊपर जो भी आरोप है वो सब सही नहीं है, गलत है, इस तरह से कुछ मतलब कुछ नेगेटिव लैंग्वेज यूज़ कर दिए थे। तो इसीलिए लोकसभा जो है नोटिस को अमान्य कर दिया। अब डिप्टी चेयरमैन को क्या मतलब कि उसको खारिज कर दिया गया। अब हम लोगों को यहाँ पर ये जानना है, क्वेश्चन में पीटी में यही आ सकता है। पहले तो ये प्रोसेस आ सकता है कि क्या होता है, 3-4 स्टेटमेंट दे देंगे कि किस तरह से प्रोसेस है जजेस इंक्वायरी एक्ट में उनको हटाने के लिए, तो दे देंगे। लोकसभा में 50 होते हैं, राज्यसभा
राज्यसभा में 100, तो इसको नंबर को कम बेसी कर सकते हैं, दोनों एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, पावर होता है। इस तरह से ये स्टेटमेंट आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद है सेक्रेटरी जनरल जो कि राज्यसभा में होते हैं, तो उनका क्या, कौन होते हैं वो, उनके बारे में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि यही सेक्रेटरी जनरल जो है, जो राज्यसभा में है, इन्हीं ने क्या किया है, ड्राफ्ट डिसीजन दिया है। ड्राफ्ट डिसीजन का मतलब नेगेटिव लैंग्वेज को यूज किया है जो नोटिस है उसमें, ठीक है, क्योंकि दोनों का होना चाहिए, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी मंजूरी होना चाहिए। तो लोकसभा तो मंजूर था आरोप को लेके, प्रस्ताव को लेके, लेकिन राज्यसभा नहीं मंजूर था, और उसमें से राज्यसभा का जो सेक्रेटरी जनरल है वो नेगेटिव यूज कर लिए हैं लैंग्वेजेस, तो उसी से रिलेटेड है। तो हम लोगों को जानना है कि सेक्रेटरी जनरल कौन होता है, तो प्रशासनिक रोल प्ले करते हैं। और इन्होंने क्या कर दिया है, अपना फैसला ही सुना दिया, मतलब अर्ध न्यायिक फैसला बता दिया है। जो इनका रोल क्या है, इनका प्रशासनिक रोल होता है, लेकिन ये फैसला बता दिए हैं कि इनके ऊपर जो भी आरोप लगाया गया है वो गलत लगाया गया, कुछ नेगेटिव, मतलब जज के सपोर्ट में वो स्टेटमेंट दे दिए हैं, ठीक है। और उनका फंक्शन क्या होता है, संसदीय पर सलाह देना, सचिवालय का प्रबंधन करना। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ये पीटी में क्वेश्चन आ सकता है कि एसजी जो मतलब सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं, उनका क्या रैंक होता है, किस पद के अधिकारी होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन में रह सकता है। उनका नियुक्ति कौन करता है, राज्यसभा का चेयरमैन जो उनका नियुक्ति करते हैं, जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं। और कौन से आर्टिकल इनसे रिलेटेड है, ये आर्टिकल भी पूछा जा सकता है। तो आर्टिकल 98 में क्या है कि इनको जो है कार्यपालिका से सचिवालय की स्वतंत्रता दी गई है। और वर्तमान में जो वन डे एग्जाम होता है उसमें पूछा जा सकता है, वर्तमान में कौन है हम लोगों के सेक्रेटरी सचिव जनरल, तो पीसी मोदी हैं, ठीक है। ये इंडियन रेवेन्यू सर्विस से ऑफिसर थे, और ये 13वें जो है सेक्रेटरी जनरल है। कब अपॉइंट किए गए थे, 2021 में ये अपॉइंट किए गए थे, ठीक है। तो अभी मैंने बता दिया, मतलब जजेस इंक्वायरी एक्ट 1961 में एक प्रोविजो था, सेक्शन 3 सब क्लॉज 2, जिसमें कि लोकसभा राज्यसभा दोनों को स्वीकार करना चाहिए प्रस्ताव, ठीक है। लोकसभा तो स्वीकार कर लिया, राज्यसभा स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि उस समय जो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति थे, हाँ ठीक है, चेयरमैन थे, वो क्या थे, जगदीप धनखड़ उस समय नहीं थे। तो उनकी जगह पे किन्होंने जो है इसको, मतलब इसके ऊपर विचार किया था, इस प्रस्ताव के ऊपर, रेजोल्यूशन के ऊपर, राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन जो विस्तार किए थे। तो यही सब है, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है स्टार्टअप इंडिया से रिलेटेड। स्टार्टअप इंडिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका 10 वर्ष पूरा हो गया है, तो मेंस और पीटी दोनों में इसका क्वेश्चन पूछे जाने का संभावना, स्टेट पीसीएस में मेंस के ऊपर आ सकता है कि स्टार्टअप इंडिया के बारे में बताइए, इसका फायदा नुकसान निष्कर्ष ये सब भूमिका, ठीक है। तो इस तरह से आ सकता है। तो स्टार्टअप इंडिया में तो ये दिन पर दिन ग्रोथ ही कर रहा है। और कब शुरू किया गया था, 16 जनवरी 2016 को शुरू हुआ था। और तीसरा बड़ा, सबसे बड़ा जो है वो स्टार्टअप है हम लोग का, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। तो आपको बताना है पहला और दूसरा कौन सा है, मैं बताऊंगी इसको जब मैं आंसर राइटिंग कराऊंगी, तो ये मतलब उसमें ये इस तरह से ग्राफ रहेगा। उसके बाद चाबहार पोर्ट, ये भी मेंस में आने का बहुत संभावना है। इसमें क्या हो रहा है, यूएसए और ईरान से इंडिया का बातचीत अभी चल रहा है। अब थर्ड नेक्स्ट है 77 रिपब्लिक डे। इसका थीम पूछा जा सकता है पीटी में, क्वेश्चन में, पीटी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि थीम क्या था, वंदे मातरम के 150 वर्ष। और क्या होता है कि इसका जो कौन कौन आने वाले हैं, एंटीनियो कोस्टा और उर्सुला वन डेरा लिएना। तो आप लास्ट का कोस्टा और लिएना, ये कोस्टा लिएना याद रहेगा, तो आपको याद हो जाएगा के एल से कोस्टा लियोना, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। कोस्टा लियोना रिपब्लिक डे, के एल कोस्टा लियोना, ऐसे कर लीजिएगा तो शॉर्ट से आपको याद हो जाएगा। और थीम याद करना है, ठीक है। उसके बाद है एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, कॉमनवेल्थ स्पीकर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर, CSPO ऐसे दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या था कि मतलब हम लोग का जो स्पीकर थे लोकसभा के, ओम बिरला, ठीक है। तो उन्होंने एक मतलब बताया कि अपना एक स्पीच दिया, उसमें बताया कि डेमोक्रेटिक जितना भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको पारदर्शी, समावेशी और उत्तरदायी, जवाबदेह होना चाहिए, ठीक है। तो ऑफिसर लोगों का कॉन्फ्रेंस होता है, कॉमनवेल्थ गेम होता है उसी का, तो उसी में है। तो ये हम लोग मेंस में इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद है इंडिया UA FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये जो है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि मदर ऑफ ऑल डील्स क्या है, तो ये FTA से रिलेटेड है, मदर ऑफ ऑल डील्स, ठीक है। इसको किसने दिया है, पीयूष गोयल बोले थे। 2014 से लेके मतलब अभी तक हम लोग का जब शुरू हुआ था तब से लेके अभी तक जो है कितना देशों के साथ हम लोग का FTA हो चुका है, 7 देशों के साथ हो चुका है, जिसमें ब्रिटेन है,
EAE है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। उसके बाद है ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि अभी AI बहुत मतलब चल रहा है। और AI क्या होता है, जब हम लोग एक जगह से दूसरे जगह डाटा को भेजते हैं तो हम लोग का डाटा हैकिंग का बहुत चांस होता है। तो हम लोग का डाटा हम ही लोग के पास रहे जब हम लोग AI का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए IBM कंपनी ने एक IBM सॉवरेन कोड को सॉफ्टवेयर को बनाया है। तो ये पूछा जा सकता है IBM सॉवरेन कोड सॉफ्टवेयर किसने बनाया है, तो IBM कंपनी ने बनाया। इसको गवर्नमेंट भी यूज़ कर सकती है, एंटरप्राइजेस कंपनी, सर्विस प्रोवाइडर, सबको यूज कर सकता है। AI रेडी अनेबल सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये पूरा न्यूज़ जो है आपका 1.5 पेज में कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक है, और ये यहाँ से हाफ पेज से मैंने यहाँ पे शुरू किया है। तो ये पूरा न्यूज़ आपका 1.5 पेज में कंप्लीट हो चुका है। तो जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो बल्कि जितना भी इंफॉर्मेशन होता है करंट अफेयर्स का जो प्रॉब्लम होता है, जब आप इसको रिटन हाथ से करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि मिनिमम एक पेज से 1.5 पेज में आपका पूरा न्यूज़ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से शॉर्ट्स और क्रिस्पी नोट आप बना सकते हैं माइंड मैप के साथ। और इसको मतलब करने के लिए मुझको आप फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिएगा।